नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। बिहार की सियासत में इस वक्त कई तरह की बातें चल रही हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं और सरकार को लेकर सीधा हमला कर रहे हैं। आज न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तेजस्वी ने मौजूदा नीतीश सरकार को गिरी हुई सरकार बता दिया। साथ ही एक बार फिर सरकार गिरने का दावा किया। सरकार को लेकर तेजस्वी ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए, फिर खबर तो समझिए। कि सरकार ये चल नहीं पाएगी। अभी भी बोलते हैं आप लोग कि मतलब सरकार ये चलेगी नहीं। पहले तो कुछ बयान इस तरह का आया था कि सरकार शायद 3 महीने में गिर जाएगी। कुछ देखिए, सरकार चोर दरवाजे से आई है। जनता ने जनादेश जो है महागठबंधन को दिया और चुनाव आयोग ने अपने नतीजे सुनाए। कई ऐसे एविडेंस है, वो डिबेट हम करना नहीं चाहते। सरकार कैसे बनी, जो है बन गई, सरकार बन गई, लेकिन बिहार की जनता नहीं चाहती है। बिहार की जनता चाहती है कि सरकार आए, गरीबों की सुनने वाली सरकार है, जहां कार्रवाई, सुनवाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई, इस पे ध्यान दे। वो सरकार चाहती है जनता। और ये सरकार केवल अपने कमाई के बारे में, अपने बारे में, जो शेष जीवन जो बचा है वो अच्छे से गुजर जाए, भले बिहार बर्बाद हो जाए, उसके बारे में इनको चिंता है। अब आप देखिएगा, जदयू के विधायक बोलते हैं कि हमको एसपी से जान का खतरा है। बीजेपी विधायक कहते हैं कि बीजेपी के मंत्री जो हैं बिना पैसा लिए ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते हैं। मंत्री ने क्या क्या आरोप लगा दिया सीएम उनके अधिकारियों पर। अब ये किसी से छुपा नहीं है। ये तो पब्लिक डोमेन की चीज है, ये अब किसी से छुपा नहीं है। तो ये तो गिरी हुई सरकार है, निकम्मी सरकार है, और गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। खबर तो समझिए अब। दरअसल बिहार में 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ और चुनाव में दोनों गठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर हुई। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। एनडीए ने 125 सीटें जीतकर यह आंकड़ा पार कर लिया। एनडीए को कांटे की टक्कर देने वाला महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह गया। महागठबंधन को 110 सीटें हासिल हुई और सरकार नहीं बना पाई। महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, एनडीए की सरकार बनी। मतलब चुनाव में महागठबंधन की हार हुई। तेजस्वी ने इस हार को कभी मन से स्वीकार नहीं किया। तेजस्वी को हमेशा ये लगता है कि जनता उनके साथ है। कुछ दिन पहले राघोपुर में तेजस्वी ने दावा किया था। तेजस्वी ने ग्रामीणों के बीच कहा था सरकार गिरने जा रही है, 2-3 महीने में सरकार गिरने जा रही है। और यह दावा एक बार फिर से उन्होंने न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में किया। इस बीच तेजस्वी ने चिराग पासवान और एलजेपी को लेकर भी बेबाकी से जवाब दिया और एलजेपी में टूट की वजह के पीछे भी नीतीश कुमार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सुनिए तेजस्वी का बयान, फिर खबर तो समझिए। जिस तरह से एलजेपी में टूट हुई, दो अलग अलग गुट बन गया। और अभी एक जो विरासत है, रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बड़े नेता रहे, उनके विरासत को लेकर बड़ी लड़ाई चल रही है। आप भी मना रहे हैं, चिराग भी मना रहे हैं, पारस जी भी मना रहे हैं। देखिए, आदरणीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से हमारे पिता का रिश्ता शुरू से ही जो है काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि पॉलिटिकली क्या होता है नहीं होता उस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन ये जो भी इंसिडेंट अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो देखा गया, जो घर में आग लगाने की कोशिश की गई, इसमें बिहार की जनता सब जानती कब, कैसे, कौन क्या किया। पासवान जी के साथ या लोजपा में जो भी हुआ वो गलत हुआ। चिराग पासवान जी अध्यक्ष थे, रामविलास जी के रहते हुए में वो बन गए थे। तो साफ तौर पे पार्टी किसकी है इसमें किसी का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपकी पार्टी की तरफ से चिराग पासवान जी को विषय कि लीगल बैटल जो भी होगा पार्टी का उसमें निकल के आए, लेकिन उनको अब रास्ता तय करना पड़ेगा, वेदर ही विल गो विद बंच ऑफ थॉट्स और वेदर ही विल गो विद कॉन्स्टिट्यूशन। अब खबर तो समझिए। दरअसल कुछ दिन पहले एलजेपी में टूट हो गई। 5 सांसद चिराग के चाचा यानी पशुपति कुमार पारस के साथ हो गए
और सभी ने चिराग पासवान की जगह पशुपति पारस को ही अपना नेता चुना। लोकसभा अध्यक्ष ने पशुपति कुमार पारस को ही संसदीय दल के नेता के रूप में मान्यता भी दे दी। आरजेडी ने 5 जुलाई को रामविलास पासवान की पहली जयंती मनाने का फैसला किया है और उसी दिन आरजेडी का स्थापना दिवस भी है। तेजस्वी ने चिराग को लेकर भी साफ कहा कि फैसला उन्हें लेना है कि वो हमारे साथ आना चाहते हैं या नहीं। मतलब इशारा साफ है कि भविष्य में दोनों साथ आ सकते हैं। एलजेपी में टूट की वजह विरोधी नीतीश को मानते हैं और तेजस्वी भी नीतीश पर आरोप मढ़ते हैं क्योंकि एलजेपी की वजह से जेडीयू को चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जबकि हकीकत यह है कि पारस ने साफ कहा कि चिराग के नेतृत्व से पार्टी परेशान थी। चिराग के नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और यही वजह है कि पार्टी में अंदर खाने में कलह थी। लोग चिराग के नेतृत्व से खुश नहीं थे, इसलिए उनके साथ आ गए। बिहार में करप्शन को लेकर भी तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि नीतीश के राज में 60 से 70 घोटाले हुए लेकिन एक की भी जांच नहीं हुई। तेजस्वी का बयान सुनिए, फिर खबर तो समझिए। आप जाइएगा, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, पैसा लोगों तक जमीनी तक नहीं पहुंचता है। पुल बनता है, दह जाता है। एकाध उदाहरण है, चूहा बांध काट जाता है, शराब चूहा पी जाता है। 60 से 70 घोटाले होते लेकिन जांच किसी पे नहीं होता। खबर तो समझिए। दरअसल करप्शन बिहार में एक बड़ा मुद्दा है और 2020 के चुनाव में भी करप्शन का मुद्दा उछला था। सुशासन नीतीश कुमार का यूएसपी माना जाता रहा है। हाल ही में नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार नियंत्रण को लेकर बड़ा फैसला भी लिया। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों पर एफआईआर का निर्देश तक दिया है। आरोप लगाने से पहले तेजस्वी को यह जरूर सोचना चाहिए कि सबसे बड़ा चारा घोटाला कब हुआ था और यकीनन करप्शन के मुद्दे पर आने वाले दिनों में भी वार पलटवार का दौर लगातार जारी रहेगा। वहीं तेजस्वी के बयानों पर जेडीयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर तीखा प्रहार किया है। आरोप लगाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता और केवल यह घटना नहीं है, पहले भी कुछ वक्तव्य आए हैं विपक्षी दल के नेताओं का जो ऐसा है कि तर्कहीन आरोप होता है। आज जब व्यक्ति तय कर ले कि किसी भी व्यक्ति में हम निगेटिव देखने का प्रयास कर रहे हैं करेंगे तो निगेटिव ही सोचेगा। दूसरी बात, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है इस संबंध में कहते हैं, विरोधी दल के नेता तो यदि बोलते हैं तो उसको बात समझ में आते हैं कि उनको कुछ न कुछ दोष ही खोजना है, मेरिट नहीं खोजना। एक दुर्घटना का शिकार है राष्ट्रीय जनता दल, इसलिए स्वाभाविक है जो उपलब्धियों के नाम पर तो कुछ भी नहीं है तो वह लालूवाद को एक विचारधारा मानते हैं। लोहिया जी का समाजवाद उनके लिए चूंकि वंशवाद में भ्रष्टाचार में वो फिटेस्ट केस नहीं बैठता है, इसलिए आरोप लगाते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जल्द जनता दरबार लगाएंगे जिसकी तैयारी जोर शोर से हो रही है। आज खुद नीतीश कुमार ने नए हॉल का जायजा भी लिया। पूरी खबर देखिए, फिर खबर तो समझिए। जनता के लिए फिर से दरबार लगाएंगे सीएम नीतीश कुमार। जनता सीधे सीएम से करेगी संवाद। बहुत जल्द इसी बड़े हॉल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगाएंगे। एक बार फिर फरियादी सीधे अपने मुख्यमंत्री से इसी हॉल में संवाद कर सकेंगे। जनता दरबार के लिए 4 केजी के अहाते में ये बड़ा हॉल बनाया गया है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हॉल का निरीक्षण भी किया। एक बार फिर से जनता दरबार की शुरुआत होने वाली है, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी कमरे में नीतीश कुमार जनता दरबार लगाएंगे जहां पे पूरे बिहार से जो फरियाद लेकर लोग पहुंचते हैं, अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं सीएम के पास, तो सीएम इसी कमरे में बैठकर लोगों की समस्या सुनेंगे। दरअसल 2006 से 2016 तक जनता दरबार का आयोजन होता था। बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून लागू होने के बाद मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाने जा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई महीने में ही जनता दरबार की शुरुआत हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। खबर तो समझिए। दरअसल लोकतंत्र में जनता से कनेक्शन जरूरी है। जनता दरबार का मकसद है जनता से सीधे जुड़ना,
सीधे संवाद करना और फरियादी सीधे अपनी बात मुख्यमंत्री से करते हैं। ऑन द स्पॉट कार्रवाई भी होती है, फरियाद सुनी जाती है और उसका समाधान भी निकाला जाता है। नीतीश कुमार ने 2006 में जनता दरबार शुरू किया था। 2006 से 2016 तक इसका आयोजन होता रहा है। मतलब नीतीश ने 10 सालों तक जनता दरबार लगाया और बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के बाद जनता दरबार बंद हो गया। लेकिन इसी साल जनवरी में ही सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार दोबारा शुरू किए जाने की बात कही थी और उम्मीद है इसी महीने जनता दरबार शुरू हो सकता है और सीधे फरियादी मुख्यमंत्री के पास अपनी फरियाद रख सकते हैं। और अब बात दरभंगा ब्लास्ट की साजिश रचने वाले अब एनआईए के हत्थे चढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि जल्द पूरा सच सामने आएगा। कल से लेकर आज तक 4 संदिग्ध में से 3 की रिमांड मिल चुकी है, लेकिन सलीम जो सबसे बड़ा साजिश करता है, बीमार होने की वजह से उसकी रिमांड नहीं मिल सकी। हालांकि पूछताछ के पहले दिन एनआईए के सामने नासिर ने जो खुलासा किया है वो होश उड़ाने वाला है। बुजुर्ग सा दिखने वाला, गमछे से चेहरा छुपाता ये शख्स कोई मामूली नहीं है, बल्कि ये वो शख्स है जिसने हजारों लोगों की जान लेने की साजिश रची थी, जिसे अंजाम तक पहुंचाने में कैराना से गिरफ्तार कफील और हैदराबाद से गिरफ्तार नासिर और इमरान ने मदद की थी। लेकिन एक चूक ने नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और एनआईए के हत्थे चढ़ गए ये 4 गुनहगार। नासिर और इमरान के बाद संदिग्ध आतंकी सलीम और कफील को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कफील को 6 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया गया, जबकि सलीम को बीमारी की वजह से रिमांड नहीं मिल सकी। उसे फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। इमरान और नासिर को एनआईए ने आज से रिमांड पर ले लिया है। कफील और सलीम की पेशी आज एनआईए कोर्ट में हो गई। पेशी के दौरान एनआईए के वकील ने इन दोनों को रिमांड पर देने की मांग जो है वो न्यायाधीश के समक्ष रखा, लेकिन न्यायाधीश ने सिर्फ कफील को 6 दिनों के लिए रिमांड पे एनआईए को सुपुर्द किया। जबकि बात सलीम की करें तो सलीम जो है वो मेडिकली तौर पे अभी फिट नहीं है। इसकी वजह से जो है वो सलीम को बेऊर जेल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नासिर से पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो होश उड़ाने वाला है। एनआईए के हत्थे चढ़े नासिर ने पूछताछ में ये खुलासा किया है। सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन में बड़े धमाके की साजिश थी। पूरे ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई थी। नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड से बम बनाया गया था। दोनों केमिकल के बीच एक पेपर रखना था। हार्डबोर्ड की वजह से दोनों केमिकल के मिलने में देर हो गई। देरी की वजह से चलती ट्रेन में ब्लास्ट नहीं हो सका। बम को काजीपेट में ब्लास्ट होना था। प्लान के तहत काजीपेट और रामागुंडम स्टेशन के बीच धमाके की साजिश थी। दरभंगा ब्लास्ट के 16 दिनों बाद यह तो साफ हो चुका है कि धमाके की मंशा क्या थी और उसका रिमोट पाकिस्तान में था। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि अभी और कितने आतंकी पाकिस्तान जा चुके हैं और कितने चेहरे ऐसे हैं जो लश्कर के संपर्क में हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा ब्लास्ट में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिन्हें आपको जानना बेहद जरूरी है। क्या वो खुलासे हैं? 10 बड़े खुलासे ये आपको बताते हैं। आतंकी नासिर ने ऑनलाइन बम बनाना सीखा था। इकबाल काना ने उसे बम बनाने की तालीम दी थी। इकबाल काना पाकिस्तान में पनाह लिए हुए है। इकबाल काना आईएसआई का हैंडलर बताया जाता है। जो बम बनना था उसे टाइम बम भी कह सकते हैं। इकबाल ने ही नासिर को दोनों केमिकल के बीच पेपर रखने को कहा था। दरअसल रामागुंडम और काजीपेट के बीच धमाका करना था, लेकिन नासिर ने दोनों केमिकल के बीच हार्डबोर्ड लगा दिया, जिस वजह से केमिकल घुल नहीं पाए। और लेकिन जब पार्सल को जंक्शन पर फेंका गया तब ये बम फट गया। तो ये 10 बड़े खुलासे। इकबाल काना ने बम बनाने की तालीम दी थी।
इकबाल काना पाकिस्तान में पनाह लिए हुए है और पाकिस्तान से इस बड़ी साजिश को रचा गया था। इकबाल काना आईएसआई का हैंडलर बताया जाता है। जो बम बनना था उसे आप टाइम बम भी कह सकते हैं, टाइम बम भी कहा जा सकता है। इकबाल ने दोनों केमिकल के बीच, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच पेपर रखने को कहा था। रामागुंडम और काजीपेट के बीच धमाका करना था। नासिर ने दोनों केमिकल के बीच हार्डबोर्ड लगा दिया और हार्डबोर्ड के चलते दोनों केमिकल नहीं घुल पाए, नहीं मिल पाए, इसलिए काजीपेट के बदले बम दरभंगा में फटा। खबर तो समझिए, दरअसल जानबूझकर बम को लंबी दूरी की ट्रेन में रखा गया था और इस बम का फॉर्मूला में वक्त लगता, इसलिए बम लंबी दूरी की ट्रेन में रखा गया। हैदराबाद से सिकंदराबाद की दूरी तकरीबन, सिकंदराबाद से दरभंगा की दूरी तकरीबन 1700 किलोमीटर है और पूरी यात्रा में तकरीबन 30 घंटे का वक्त लगता है। सिकंदराबाद से 15 जून को बम वाला पार्सल भेजा गया और जहां ब्लास्ट होना था वो जगह थी काजीपेट। काजीपेट जंक्शन, काजीपेट सिकंदराबाद से 134 किलोमीटर दूर है। मतलब 2.5 से 3 घंटे में बम को विस्फोट होना था, लेकिन वो बम दरभंगा जाकर फटा जब पार्सल उतारा गया दरभंगा जंक्शन पर। गौरतलब है कि किसी भी बम में 2 चीजें प्रमुख होती हैं, एक ऑक्सीडाइजर और दूसरा फ्यूल। ऑक्सीडाइजर के तौर पर अमोनियम नाइट्रेट या डेटोनेटर उपलब्ध था, वहीं फ्यूल के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड था। लेकिन दोनों केमिकल मिल नहीं सके, घुल नहीं सके, इसलिए बम काजीपेट में नहीं फटा और एक बड़ी तबाही से बचा जा सका। बड़ी साजिश नाकाम हो गई। बिहार में नेपाल से सटे जिलों में बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कई नदियां उफान पर हैं और तेज कटाव से कई गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। कई जगहों पर लोग अपना आशियाना छोड़ सुरक्षित ठिकानों का रुख करने लगे हैं। वहीं कई गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट चुका है। कहीं कमर तक डूबे पानी में रहने को मजबूर, कहीं डूबते आशियाने को छोड़ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, कहीं उफनती नदियों के कटाव से दहशत में लोग, तो कहीं मदद की बाट जो होती निगाहें। हर साल की तरह इस साल भी इन तस्वीरों के जरिए बिहार में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। अररिया के सिकटी प्रखंड की नूना नदी में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। सिकटी प्रखंड के कचना वार्ड नंबर 4 में लोग कमर तक पानी में रहने को मजबूर हैं। लोगों के घर डूबे हुए हैं और प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। बेतिया के बड़का चौमुखा गांव में गंडक की उफनती धारा और तेज कटाव से लोगों की रातों की नींद उड़ गई है और लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। दियारा के कई गांव विलीन हो चुके हैं, जबकि करीब 4 दर्जन गांवों पर अब भी कटाव का खतरा मंडरा रहा है। यह रोड जो है अगर कट जाता है तो ग्राम पंचायत राज चमुखा के साथ साथ बहुत से सारे ऐसे गांव हैं, जरलपुर, मंगलपुर, डीही, ढबेलवा, मदारपुर, सारी आबादी इसके चपेट में आ जाएगी। बहुत ही बड़ा तबाही हो जाएगा। बेतिया के मझौलिया प्रखंड में नदियों का उफान कहर बनकर बरपा है। हरपुर गढ़वा पंचायत के बाथना गांव में करीब 2 दर्जन परिवारों ने अपना बसा बसाया घर छोड़ दिया है। घर हमनी के पानी में पड़ गइल बा, बाल बच्चा लेके हमनी के मजबूरी में हमनी के अब खड़ा बानी सन। अब जहाँ शरण मिली तहाँ हमनी के, अब जहाँ ऊंचुआ जगह, अब जहाँ लौकी तहाँ आदमी जाए या ना लौकी तो मुसीबत में तक बढ़ले बानी सन। पूर्णिया के 22 अनुमंडल में कनकई, परमान और महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ते ही भीषण कटाव की शुरुआत हो गई है। कटाव के कारण लोग अपना आशियाना तोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़ रहे हैं। पानी जो बढ़ता है तो मतलब इतना मतलब तूफान से करता है, तेज कटाव होता है कि मतलब कि आदमी जो है भागना मुश्किल रहता है। इसलिए कम्युनिकेशन यहाँ नहीं रहने की वजह से पहले जो है यहाँ पर आदमी जो है सुरक्षित जगह पहुँच जाते हैं। नेपाल के तराई इलाकों में भी भारी बारिश के बाद कोसी नदी का जलस्तर फिर बढ़ने लगा है। कोसी का जलस्तर बढ़ने के बाद 2,33,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। इधर कोसी का जलस्तर बढ़ने के बाद नदी के आसपास के इलाकों में डर का माहौल है। हालांकि सदर एसडीओ ने नदी के पूर्वी तटबंध के बैरिया बांध पर बाढ़ राहत स्थल का जायजा लिया। लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर बिहार के कई जिलों में मझधार में फंसती जिंदगी की तस्दीक कर रही है। अररिया से सतीश, बेतिया से प्रफुल्ल, पूर्णिया से कुमार प्रवीण और सुपौल से अमित झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
लंबे समय के बाद 2 जुलाई को खुलने पर रांची के बिरसा जू में एक बार फिर पर्यटकों की रौनक नजर आ रही है। 7 अप्रैल से बंद चिड़ियाघर के आम लोगों के लिए खुलने के बाद पूरे बिरसा जू की गलियां गुलजार हो गईं। रांची के बिरसा जू में करीब 3 महीने बाद जानवरों और पर्यटकों ने एक दूसरे का दीदार किया। 7 अप्रैल 2021 को चिड़ियाघर कोरोना संक्रमण के कारण बंद कर दिया गया था, लेकिन 2 जुलाई को इसके खुलने के बाद फिर वही पुरानी रौनक और चहल पहल पूरे बिरसा जू में नजर आई। इस बार पर्यटकों की सुविधा के लिए जहां घूमने के लिए साइकिलिंग की व्यवस्था नजर आई, वहीं टॉय कार से भी पर्यटक पूरे चिड़ियाघर के जानवरों का दीदार करते नजर आए। बहुत दिन से बाद जो खुला है लोग उलझ आए हुए हैं और अच्छा लगा। घूमने के साथ साथ फिटनेस का भी काम हो रहा है, साइकिल से सवारी करने के लिए। बहुत दिनों बाद ये पोर्शन खुला है, तो बच्चों को जो है घर में बैठे बैठे लॉकडाउन के कारण से अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा था, तो थोड़ा फ्रीडम के लिए और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के लिए इन लोगों को यहाँ जू में लेके आ गए। जो भी आदमी आ रहे हैं उनका थर्मल स्कैनिंग करते हैं। एंट्रेंस आने के बाद स्कैनिंग करके उनको सैनिटाइज करते हुए, सैनिटाइज करने के बाद तब उसको टिकटिंग की व्यवस्था में हम लोग ले जाते हैं। टिकट की व्यवस्था के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है और उसके बाद ही सबको 2 गज की दूरी मेंटेन करते हुए टिकट की व्यवस्था कराते हैं, फिर उसके बाद उनका एंट्रेंस देते हैं। बिरसा जू में सबसे ज्यादा चर्चा और सुर्खियों में फिलहाल बाघिन अनुष्का का परिवार है। ज्यादातर पर्यटक अनुष्का और उसके 5 बच्चों को करीब से देखना चाहते हैं। रांची के साथ साथ बंगाल से पहुंचे पर्यटकों का भी ज्यादा वक्त अनुष्का के बाड़े के आसपास से गुजर रहा है। भगवान बिरसा जैविक उद्यान में अनुष्का एक बाघिन है, जिसकी पूर्व में 2 बच्चे हुए थे। उसका लक्ष्मी और सरस्वती नाम है। अभी तत्काल में 2020 में 17 अप्रैल 2020 में 3 बच्चा दिए, जिसका तीनों बच्चा के साथ हम लोग खड़ा हैं। और ये बच्चे 1 साल 3 महीना लगभग हुआ है। पहला का नाम कृष्णा कुछ दिन पहले हम लोग नामांकन किए हैं। कृष्णा रखा है, दूसरा का कावेरी और तीसरे का ताप्ती। कृष्णा जो है सबसे ज़्यादा ब्लैक मेलेनिस्टिक कलर है और मेलेनिस्टिक कलर ये बहुत ही दुर्लभ पाए जाते हैं ये भारतवर्ष के विभिन्न जूओं में। यहाँ आप देख सकते हैं टाइगर तब से एंजॉय कर रहा है और हम लोग भी साथ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो आज बहुत दिन के बाद हम लोग भी निकले हैं अपने घर से, ये खुलने के बाद लॉकडाउन, तो हम लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। कि विशेष कर जितने ही पर्यटक आते हैं ज़्यादातर लोग घुसते के साथ अनुष्का को देखना चाहते हैं, लेकिन बच्चों की अपनी पसंद है। बच्चे जहां चिड़ियों की चहचहाहट को सुनना चाहते हैं, लेकिन बाघ को खासकर अनुष्का को देखना नहीं भूलते। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, बिरसा जू, रांची। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक